बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our chapter number 1 of 10th class. In this lecture, we will start the chapter number 2 of our book. Chapter name is Data Types, Assignment and Input-Output Statements. द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हमारा पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा वीडियो लेक्चर्स का। अब हम अपने एक लेक्चर को डेज़ में डिवाइड करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3। ये डिपेंड करता है हमारा कितने टॉपिक्स कवर होंगे एक डे में या एक लेक्चर में। तो आज हम वर्क फॉर डे 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। डे 2 में मैं आपको जो लैंग्वेज हमने पढ़नी है चैप्टर में GW बेसिक, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर प्रोजेक्टर पे भी इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के नेम से। चैप्टर नंबर 2, नाम से तो आपको कहीं पता नहीं लग रहा कि ये GW बेसिक इसमें पढ़नी है, क्योंकि नाम उसने किसी और तरीके से रख दिया है। नाम है चैप्टर का डेटा टाइप्स, ये आपने पढ़नी है इस चैप्टर में। असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। डेटा टाइप्स बहुत सी हो सकती है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, और भी काफ़ी टाइप्स हैं। वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़नी है आपने, इसमें कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स पढ़नी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट, वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू का साइन, और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हमने पढ़नी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट GW बेसिक में इनपुट स्टेटमेंट इनपुट यूज़ का नाम है और आउटपुट स्टेटमेंट का नाम है प्रिंट स्टेटमेंट, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में थोड़ा सा हिंट भी दिया था जब हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट कर रहे थे। अब मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं बेसिक लैंग्वेज का। बेसिक लैंग्वेज आपको याद होगा 9th क्लास में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसके बारे में, जब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को स्टडी किया था। स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 1, इंट्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक लैंग्वेज किसने बनाई थी, कहाँ बनी थी और कब बनी थी। यही फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट सेंटेंस। बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़। ये दो बेटा लोग थे जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था, जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़। या आप लोगों ने नाम इनके MCQs के लिए याद रखें या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है। नोट्स से एक बात याद आई कि आप लोगों के नोट्स मैंने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स आपको PDF में मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन पहले सेंड कर दिए थे, या ऑलमोस्ट वीक हो गया है मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए थे। तो वो नोट्स आपके सामने होने चाहिए इस वक्त, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स सेंड किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन के अभी नोट्स सेंड नहीं किए, वो बाद में मैं करूँगा, ठीक है। तो आपके पास बुक और नोट्स जो मैंने सेंड किए थे चैप्टर नंबर 2 के, वो सामने होने चाहिए। बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़। ये दो बेटा नाम हैं, आपने नाम इसी तरह याद रखने हैं। कहाँ बनाई थी और कब बनाई थी? इन 1963 में एट डार्टमाउथ कॉलेज USA, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉलेज है डार्टमाउथ कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी। किसने? जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्ज़। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस। क्यों बनाई गई, क्या वजह थी बनाने की? बेटा वजह ये थी कि टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स, कि हमने फंडामेंटल बुनियादी बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, वो स्टूडेंट्स को बताने थे, टीच करने थे। मतलब बेसिकली ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने कोर्स में या जो स्टूडेंट्स आगे 9th 10th या जिस भी फील्ड में आगे जा रहे हैं, मैट्रिक में, इंटर में, जहाँ भी वो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलें। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ मैट्रिक की, इस मुल्क की, ठीक है। वैसे तो बाहर के मुल्कों में दूसरा सिस्टम होता है थोड़ा, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को जो ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लासेस में एडवांस जा रहे हैं, उनको टीच करने के लिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने एक लैंग्वेज जिसका नाम था बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म आपने 9th में भी पढ़ी थी, यहाँ भी लिखी है, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बुक में आपकी लिखी भी है। बेसिक की फुल फॉर्म है बेटा, B से बनता है बिगनर्स, B से बिगनर्स, A से ऑल पर्पस। अब ऑल पर्पस पूरा मतलब है A का, अब P नहीं है इसमें, ठीक है, A के बाद P नहीं है, तो ये ऑल पर्पस पूरा A का मतलब है। बिगनर्स ऑल पर्पस, S का मतलब सिम्बॉलिक, I का मतलब इंस्ट्रक्शन
और C का मतलब कोड। तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक एक लफ्ज़ पे अब देखते हैं। बिगनर्स का मतलब जो भी शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम में, बिगनर्स, ठीक है। ऑल पर्पस जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए बिगनर्स के लिए वो तमाम इसमें मौजूद थी, ऑल पर्पस तमाम मकासद के लिए। सिंबॉलिक बेटा मतलब होगा एस से सिंबॉलिक का मतलब होगा यहाँ पे कुछ सिंबल्स या कुछ वेरिएबल्स यूज़ होते थे, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते थे इंग्लिश के, और कुछ सिंबल्स के ज़रिए आप प्रोग्रामिंग करते थे। वो जब हम आगे चलेंगे मैं आपको बताऊँगा सिंबॉलिक का मतलब क्या है। इंस्ट्रक्शन, आई से इंस्ट्रक्शन का मतलब जो हिदायत आप देते हैं प्रोग्राम की फॉर्म में जो आप देते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन। कोड हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, राइटिंग द प्रोग्राम कोडिंग, कि हम कोड लिखते हैं इस लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बना बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्पस मैंने आपको बता दिया। लास्ट में लिखा हुआ मैंने इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स। अब ये इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स क्या हैं बेटा? आपने 9th में पढ़ा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, उनमें हमने 3 पढ़े थे ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। यहाँ पे उसने 2 की बात की है और ये दोनों हमने डिफरेंस में भी लिखे थे वहाँ, इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर। इंटरप्रेटर्स का मतलब है जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ मतलब इंटरप्रेटर का कि हाई लेवल लैंग्वेज को जब आप लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एज अ होल कंपाइल करता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इसलिए हमने कहा था कि जो कंपाइलर है वो फास्ट है और इंटरप्रेटर क्या है बेटा? स्लो है। अब बेसिक लैंग्वेज जो है, हर लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। बेसिक लैंग्वेज का जो आपने इंटरप्रेटर पढ़ना है इस चैप्टर में वो असल में इंटरप्रेटर है, उसका नाम है GW बेसिक। GW असल में इंटरप्रेटर का नाम है और बेसिक तो आपको पता है लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। अब GW है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, यही हमने पढ़ना है, ठीक है। GW के बेटा जो आप कहेंगे सर G और W से क्या बना? GW से वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ग्रे वुल्फ। GW का मतलब उसने लिखा हुआ है ग्रे वुल्फ, ठीक है। मैं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ एरो डाल के लिख देता हूँ ग्रे वुल्फ। लेकिन बेटा ये GW नेट पे अगर आप जाके सर्च करेंगे GW स्टैंड्स फॉर, या आप लिखेंगे GW बेसिक स्टैंड्स फॉर, बेसिक तो आपको मिल जाएगा। GW के बहुत से आपको स्टैंड्स फॉर मिलेंगे। किसी ने लिखा हुआ है वहाँ ग्रे वुल्फ जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, किसी ने लिखा हुआ है ग्राफिक्स एंड विंडोज़, किसी ने लिखा हुआ है GWiz, या एक और नाम भी लिखा, मैं आपको बता भी देता हूँ GWiz, ग्रेग विटन असल में ये नेट पे मुझे कुछ मिला था। ग्रेग विटन एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय था, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका एक एम्प्लॉय था, उसने ये लैंग्वेज फर्स्ट टाइम बनाई थी और उसका ये वाला लैंग्वेज उन्होंने बनाई थी। इंटरप्रेटर जो है इस लैंग्वेज का वो इसने बनाया था ग्रेग विटन ने, तो उसके नाम पे भी ये भी मुझे नेट में मिला कि इसलिए उसको GW कहते हैं। कहीं लिखा हुआ है ग्रे वुल्फ, कहीं लिखा हुआ है ग्राफिक्स एंड विंडोज़, कहीं लिखा हुआ है जर्नल वर्क। तो इसके बहुत से बेटा GW के कोई ख़ास एक नाम नहीं है, बहुत जगह डिफरेंट मीनिंग है इसके, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी बुक में आप उसी को फोकस करें वो है ग्रे वुल्फ, ठीक है। लेकिन मैं आपको 3-4 मीनिंग बता दिए हैं इसके, आपने लेकिन ग्रे वुल्फ याद रखना है। ग्रे वुल्फ, ग्राफिक्स एंड विंडोज़, GWiz, उसके अलावा ग्रेग विटन, ये असल में ये एम्प्लॉय था, ग्रेग विटन जो है ये एम्प्लॉय था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके नाम पे उन्होंने ये इंटरप्रेटर का नाम रखा था। लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं जो नेट से मुझे चीज़ें मिली हैं GW के बारे में वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन जो बुक में आपकी है वो यहाँ नहीं लिखी, वो पेज आपको बता देता हूँ। लास्ट में जो आपकी ग्लॉसरी होती है पेज नंबर 120 पे आप देख लें, लास्ट पे लिखा हुआ है GW बेसिक जर्नल वर्क। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 जगह इसने GW के इस एक लाइन में भी 2 मीनिंग लिखे हुए हैं। देखें जर्नल वर्क, यहाँ से जर्नल वर्क क्या थी मैंने आपको बताया था। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये पेज 120 पे हूँ मैं। इट इज़ रेफर्ड टू एज ग्रे वुल्फ, इट इज़ रेफर टू एज, रेफरेंस देते हैं किससे? ग्रे वुल्फ से, ठीक है। तो इसलिए कोई इसका कोई ख़ास पर्टिकुलर GW का मीनिंग नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। तो इसलिए आप इसको फ़िलहाल अपनी बुक के लिए जर्नल वर्क या ग्रे वुल्फ याद रखें, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। ये हमने अब आपको GW का मैंने बता दिया। नेक्स्ट बेटा कंपाइलर्स पे आते हैं। एक कंपाइलर जो था इसका जो बाद में आया था GW बेसिक के, उसका नाम था, कंपाइलर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरो डाल के, उसका नाम था Q बेसिक। बेसिक तो लैंग्वेज है, Q का मतलब था बेटा क्विक, Q का मतलब क्या था? क्विक।
और ये वाला कंपाइलर था क्विक बेसिक, क्यू बेसिक, इसमें मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट था, मतलब मेन्यूज़ होते थे। जैसे आप लोग वर्ड में या एक्सेल में देखते हैं मेन्यूज़ होते हैं, फाइल, एडिट, ये सब टॉप पे टाइटल बार के नीचे जो मेन्यू बार होती है, इसी तरह इस क्यू बेसिक में भी मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट था। ठीक है, GW बेसिक थोड़ा डिफरेंट था, ये इससे ज़रा एडवांस था क्यू बेसिक, इसका नाम भी था क्विक बेसिक, क्योंकि वो एक तो फास्ट भी था ये कंपाइलर था क्योंकि, और उसके अलावा इसमें मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट था। ठीक है, ये हमने बाद इंट्रोडक्शन देख लिया GW बेसिक का। अब मैं आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना बुक से पढ़ाता हूँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन पे। ठीक है, 2.1 इंट्रोडक्शन। The basic language was developed by John Kameny and Thomas Kurtz in 1963 at Dartmouth College, USA. It was invented as an instruction tool to teach fundamental programming concepts to students. मैं सब बात बता चुका हूँ आपको। It was developed to address the complexity issues of older languages. अब बेटा ये क्यों बनाई गई थी? इट वॉज डिवेलप टू एड्रेस द, एड्रेस मतलब आप उनको फोकस करें, एड्रेस करें, या समझे आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी, वो आपने इस लैंग्वेज में आगे थोड़ी कम कर दी, ख़त्म कर दी, एड्रेस किया उनको। ठीक है, इट वॉज डिवेलप टू एड्रेस द, यहाँ पे एड्रेस का मतलब आप सॉल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, इट वॉज डिवेलप टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। इससे जो पुरानी लैंग्वेज थी जैसे फोर्ट्रान थी, इसके अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेज थी, हमने वहाँ पढ़ी थी 9th में, कोबोल भी पढ़ी थी हमने, ये सारी जो लैंग्वेज थोड़ी ओल्डर थी इससे, इसलिए बेटा हमने ये लैंग्वेज बनाई ताकि वो जो पिछली लैंग्वेजेस की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, कुछ डिफ़िकल्टीज थी, उसको हम ओवरकम कर सकें या सॉल्व कर सकें। Second paragraph, GW Basic is an interpreter for basic beginners all purpose symbolic instruction code language. ये मैं आपको बता चुका हूँ। There are many other translators, compilers and interpreters for basic फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। अब वेंडर्स का बेटा वैसे इंग्लिश में मतलब आप यहाँ लिख लें, वेंडर्स का मतलब सेलर, लेकिन उर्दू में इसका मतलब होता है खांचा फरोश। ठीक है, मतलब जिसके बाद आप जाते हैं कोई चीज़ लेने, जिसमें फ़र्ज़ करें रेडी भी लगाई हुई है या कोई स्टोर भी है जिसका वो कोई चीज़ें बेच रहे हैं ना, उसको आप वेंडर कहते हैं, जिससे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेंडर्स का मतलब इस लैंग्वेज में लिख लें सेलर, वेंडर का मतलब सेलर। फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यू बेसिक, क्विक बेसिक, which provides a menu driven environment to write and execute basic programs. आप menu driven environment में write भी कर सकते हैं programs और execute मतलब run भी कर सकते हैं। Here we shall refer to only GW Basic because it provides a simple and easy to use environment. यहाँ हम डिस्कस करेंगे GW Basic क्योंकि ये easy और simple है जो हमें इंटरफेस देता है यूज़र के लिए। ठीक है, ये समझ आ गई, हमने पहला जो इंट्रोडक्शन था 2.1 वो कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, दो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन, वेयर एंड बाय whom बेसिक लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड। कब, कहाँ और किसने बेसिक लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, तीनों चीज़ें इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर कर दी हैं। बेसिक लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन 1963, पहले आपने बताना है कब, इन 1963, कहाँ, एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए, किसने बनाई, बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई बेसिक लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड, इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शन टूल to teach fundamental programming concepts to students. It was developed to address the complexity issues of older languages. ये मैं आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो हमारे वर्क फॉर डे 1 के लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको पहले समझा दूँ फिर हम क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन बेटा मतलब किस तरह ऑपरेट करती है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज बेटा दो मोड से ऑपरेट करती है, एक मोड है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट मोड। एक है डायरेक्ट मोड और दूसरा है इनडायरेक्ट मोड। अब डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में बेटा कोई ख़ास डिफरेंस, वैसे तो डिफरेंस है, लेकिन जब आप बेसिक यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप ओपन करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो लिखा नहीं होता ऊपर कि ये डायरेक्ट मोड है या इनडायरेक्ट मोड है, ये हम खुद पता लगाते हैं। कुछ हमारे पास हिंट्स होते हैं या कुछ हमारे पास इशारे होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हम बता देते हैं कि इस वक्त हम डायरेक्ट मोड में या डायरेक्ट मोड में। ठीक है, अब डायरेक्ट मोड में मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट मोड में ज़्यादातर कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, GW बेसिक की कमांड। अब कहेंगे सर आप ये क्या होते हैं GW बेसिक की कमांड, ये इसके बाद का टॉपिक है, वैसे इसको पहले देना चाहिए था बुक में लेकिन उसने बाद में दिया हुआ है। ठीक है, वो भी हम लास्ट में आज कर लेंगे अभी इस डे 1 में। ठीक है, वो भी हमारा आज का टॉपिक होगा डे 1 का। GW बेसिक की जो कमांड्स हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट में GW बेसिक की स्टेटमेंट्स या जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं GW बेसिक में वो रन होते हैं, एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा यहाँ से जो लिखा है वो बता दूँ। डायरेक्ट मोड, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड। पहला पॉइंट क्या है, GW बेसिक्स आर कमांड आर एग्जीक्यूटेड इन डायरेक्ट मोड। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसका साथ साथ ऑपोजिट भी देखते रहते हैं जो कंपैरिजन हो जाएगा। यूज टू टाइप प्रोग्राम्स, अब कमांड्स अलग हैं, प्रोग्राम्स अलग हैं। बेटा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, RUN रन लिख रहे हैं आप, तो वो कमांड है, आप कमांड दे रहे हैं उस प्रोग्राम को। लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, फर्स्ट करें इनपुट एंटर 2 नंबर्स AB, ये आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कमांड नहीं दे रहे अभी फिलहाल उसको। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम आप लिखेंगे, उसके बाद एंड पे रन करेंगे। जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो है GW बेसिक स्टेटमेंट, और जो आप रन कमांड दे रहे हैं वो है GW बेसिक की कमांड। ठीक है, तो कमांड और स्टेटमेंट में डायरेक्ट मोड में कमांड चलेंगी और इनडायरेक्ट मोड में स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम्स रन होंगे। ठीक है, प्रोग्राम से मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, नंबर 2, रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड। अब डायरेक्ट मोड में आप अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन ये भी हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चनेबल के इस चैप्टर का। जैसे आप लोगों ने बेसिक तो बताया आपको, प्लस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे इसमें इंटीग्रल डिवीजन, मॉडुलस जिसको आप मॉड कहते हैं, ये अरिथमेटिक हैं। लॉजिकल ऑपरेशन आपको पता होगा एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेशन है, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्ट मोड में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जो इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स। बेटा प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, एक होता है एक्सीडेड, एक्सीड का मतलब आगे चले जाना, प्रीसीडेड इसका ऑपोजिट है पीछे। मतलब पहले आप लाइन नंबर लिखेंगे फिर उस लाइन को लिखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे मैंने आगे जाके बताना है कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट, ये एक स्टेटमेंट है, एंटर 2 नंबर्स मैंने लिखा है, इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक लाइन नंबर। ये क्या है, 10 एक लाइन नंबर है। ठीक है, तो ये GW बेसिक स्टेटमेंट्स या प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर्स। प्रीसीडेड मतलब पीछे, एक्सीडेड होता है आगे, ये ऑपोजिट है उसका। प्रीसीडेड मतलब पीछे, पहले आप स्टेटमेंट के पीछे क्या लिखते हैं, लाइन नंबर लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। लास्ट पॉइंट रह गया, अजान हो रही है, इसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अब पॉइंट नंबर 3 जो हमारा कंटिन्यू कर रहे थे हम पहले, यूज़फुल फॉर डीबगिंग। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने, यूज़फुल फॉर डीबगिंग। डायरेक्ट मोड बेटा हमें बहुत हेल्प करता है डीबगिंग में। डीबगिंग क्या था, डीबगिंग इज़ द प्रोसेस टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स। हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था डीबगिंग। ठीक है, कि हम जब एरर को फाइंड या रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं डीबगिंग। तो ये डायरेक्ट मोड बहुत यूज़फुल है, हेल्प करता है हमारी डीबगिंग में। थर्ड पॉइंट, प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज़ एग्जीक्यूटेड बाय रन कमांड। जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे फिर आपने अगर उनको लोड करना है, लोड करवाना है, तो वो कैसे होंगे, रन कमांड से। प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी, जो लोड हुए हुए होंगे मेमोरी में। ठीक है, इज एग्जीक्यूटेड, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, रन कैसे होते हैं, बाय रन कमांड। कमांड है बेटा इस GW बेसिक में रन, आप रन करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, जो मेमोरी में लोड होगा पहले आपको लोड करवाना पड़ेगा फिर आप रन करेंगे। ये नहीं होगा कि मेमोरी में प्रोग्राम आया ही नहीं और आप उसको लोड करवा दें। क्या होगा, जब आप लोड करवाएंगे प्रोग्राम परमानेंट मेमोरी से जाएगा, वापस टेम्परेरी मेमोरी रैम में आएगा, रैम से वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को सेव करेंगे वो पहले तो रैम में टेम्परेरी सेव होगा, जैसे ही आप सेव क्लिक कर देंगे सेव पे तब वो चला जाएगा टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में। उसके बाद जब दोबारा आप लोड करवाएंगे तो वो फ़ौरन वो कंप्यूटर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को दोबारा रैम में लाएगा, रैम उसको आपके सामने रन करवा देगी। ठीक है, यहाँ तक हमने फर्स्ट जो हमारा डे था उसका टॉपिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा अच्छा तब समझ आएगा जब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा वर्क फॉर डे 2 में। वर्क फॉर डे 1 का लास्ट टॉपिक है हमारा GW बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। इससे पहले मैं आपको ये रीड करवा दूँ जो मैंने अभी समझाया है। 2.2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स, दैट इज़ डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। When GW बेसिक इज़ लोडेड इट शोज़ ओके मैसेज। अब बेटा ये मैंने आपको बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ओके मैसेज जो है ना ये पता नहीं लगे डायरेक्ट मोड में भी होता है, इनडायरेक्ट में वैसे होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कोई ख़ास
डिफरेंस GW बेसिक में लिखा हुआ नहीं आता स्क्रीन पे कि इस वक्त आप डायरेक्ट मोड में या इनडायरेक्ट मोड में, ठीक है। तो इसलिए ओके मैसेज तो जब भी आप कोई स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं तब भी आ सकता है। आप फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम ओपन करते हैं, GW बेसिक का इंटरफेस ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, जो आपके पास स्क्रीन आती है उस पर ओके मैसेज लिखा होता है। ज़्यादातर ये ओके मैसेज डायरेक्ट मोड में ही होता है। किस मोड में होता है? डायरेक्ट मोड में, ठीक है। तो जब आपको ओके मैसेज ओके लिखा हुआ आ जाए स्क्रीन पर, इसका मतलब है आप डायरेक्ट मोड में है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड, सॉरी ये दोबारा मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। GW Basic can operate in two modes, that is direct mode and indirect mode. When GW Basic is loaded, it shows OK message. At this stage, it is in direct mode. इस वक्त OK message में क्या है, किस मोड में है वो? डायरेक्ट मोड में। In direct mode, GW Basic commands are executed as they are typed. Results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately. Immediately का मतलब बेटा फ़ौरन। बट द कमांड्स themselves आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमांड लॉस्ट हो जाती हैं एग्जीक्यूशन के बाद। जाहिर है बेटा उनका काम क्या है? रन कमांड का क्या काम है? रन ने प्रोग्राम को रन करना है और बस ख़त्म। उसके बाद क्या काम है उसका? जब तक आप दोबारा रन नहीं करेंगे तब तक उसका काम शुरू नहीं होगा। तो रन कमांड या जो भी कमांड है GW बेसिक की, वो एक बार एग्जीक्यूट होके लॉस हो जाती है, मतलब उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, फिर आपको दोबारा उनको रन करना पड़ता है, ठीक है। एक बार उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद वो लॉस हो जाती हैं। लॉस आफ्टर एग्जीक्यूशन, दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। डीबगिंग मैंने आपको बता दिया। क्विक कंप्यूटेशंस, क्विक का मतलब जल्दी, कंप्यूटेशन रिजल्ट्स या जो आपने इससे परफॉर्म करवाना है, जो भी आप चाहते हैं कि जल्दी से कुछ मुझे आंसर मिल जाए, फर्स्ट करें आप सम करें दो नंबर्स को, एवरेज निकाल रहे हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं जिसका आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो आप डायरेक्ट मोड में इजीली बना सकते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट, द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। मैं आपको बता चुका हूँ। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड। अब आप लोग डायग्राम देखें, पेज नंबर 13 फिगर 2.1 एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मोड। ये आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है उसने ओके, उसके बाद प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3, उसका आंसर आया है 262 और फिर ओके मैसेज आया। उसके बाद उसने क्या लिखा है? प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह जब आप भी डे 2 के लास्ट में मैं आपको प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें लिखी हैं उसने। अभी आप फिलहाल देख लें इनको, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मोड फिगर 2.2, इसमें आप देख रहे हैं उसने फ़र्क देखें ज़रा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में कोई लाइन नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में आपको लाइन नंबर नज़र आ रहा होगा। देखें और से ओके मैसेज उसी तरह। अब देखिए यहाँ भी ओके, मैंने आपको ये बताया था ओके मैसेज इनडायरेक्ट में भी आता है, इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये ओके मैसेज डायरेक्ट मोड है या इनडायरेक्ट है, ये दोनों में आ सकता है। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं इनडायरेक्ट मोड में भी ओके मैसेज आया हुआ है, ठीक है। लेकिन फ़र्क पता लगता है बेटा हमें कमांड और स्टेटमेंट से, क्योंकि डायरेक्ट मोड में कमांड एग्जीक्यूट हो जाती हैं, इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। अब डायग्राम देखें 2.2 ओके, आगे ऑटो। ऑटो ये कमांड है, ये ऑटो कमांड है। अब देखिए ऑटो कमांड है लेकिन उसने यूज़ की हुई है इनडायरेक्ट मोड में, तो इसलिए कुछ कमांड ऐसी हैं GW बेसिक की जो डायरेक्ट मोड में भी यूज़ हो जाती हैं, डायरेक्ट में तो ज़ाहिर होती हैं, और इनडायरेक्ट में भी हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो लाइन नंबर के साथ तो चलती हैं, और कमांड्स भी कुछ ऐसी हैं जो लाइन नंबर के साथ आप रन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कमांड्स में आपको, अभी मैंने आगे पढ़ाना है, कमांड्स में आपको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस तरह नहीं लिखते 10 आगे लिख दें रन, वैसी मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं आप करते, आप सिंपल रन लिखते हैं। लेकिन इस बुक में उसने कुछ जगह कमांड्स में भी लाइन नंबर लिखा हुआ है, कुछ कमांड्स पे लाइन नंबर चल जाता है, मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रिंट, ये स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर प्रिंट और फिर एंड, ये भी एंड भी स्टेटमेंट है, ये भी पढ़ना है चैप्टर में। लेकिन आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है, इन स्टेटमेंट से पहले प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स मैंने आपको बताया था, पीछे आप देख रहे हैं लाइन नंबर है 10, 20, 30 और फिर आगे लिखा हुआ है ओके, और फिर थोड़ा स्पेस देके उसे लिखा हुआ है रन। रन में आंसर आया उसका 262 और नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू GW बेसिक, ठीक है। और आगे में फिर ओके मैसेज आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकली करूँगा तब समझ आएंगी, अभी फ़िलहाल आप देख लें इनको बुक से। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 14 वर्क फॉर डे 1 का, GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक स्टेटमेंट्स। बेटा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन है। GW बेसिक कमांड्स क्या होती हैं? बेटा GW बेसिक कमांड्स एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, और इनमें लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही उसने बात लिखी हुई है बुक में भी कि दे डू नॉट रिक्वायर द प्रीसीडेड लाइन नंबर, कि इनको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन
जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपोजिट हैं। GW बेसिक स्टेटमेंट से आप क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं इसकी मदद से। प्रोग्राम किस पे डिपेंड कर रहा होता है, GW बेसिक स्टेटमेंट से, या किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, GW बेसिक स्टेटमेंट्स पे। और इसमें लाइन नंबर लाजमी होता है, पर स्टेटमेंट्स में लाइन नंबर आपको लाजमी लिखना पड़ता है। यही मैं आपको बुक से बता देता हूँ। GW बेसिक कमांड्स आर, पेज नंबर 14 स्टार्ट से, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। ये बताया था कहाँ ऑपरेट होती हैं, डायरेक्ट मोड में। एग्जीक्यूटिबल इंस्ट्रक्शन जो रन हो सकती हैं, एग्जीक्यूटिबल यहाँ रन के मीनिंग में आता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, प्रोसेस हो सकती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर, इनको कोई प्रीसीडिंग लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटर्न एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर, और हर स्टेटमेंट को प्रीसीड करना पड़ता है आपको लाइन नंबर से, ठीक है। ये फ़र्क है कमांड्स और स्टेटमेंट्स में। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट्स का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोड। ये मैंने आपको डिफरेंस में नोट्स में दिया हुआ है, उसी तरह आपने लिखना है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक। मैंने बेटा थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे मैंने GW बेसिक कमांड्स लिखा है और आखिर में GW स्टेटमेंट्स लिख दिया। आप इसको कर लें GW बेसिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसी तरह डिफरेंस में आपने लिखना है, जैसे ये बुक में लिखा है उसी तरह आपने लाइन लगा के सेंटर में एक तरफ GW बेसिक कमांड्स और एक तरफ GW बेसिक स्टेटमेंट्स। आपकी इनकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं, वो आगे जाके आपने पढ़नी थी इसलिए मैंने फिलहाल अभी नहीं लिखी। हम उस वक्त बाद में जब पढ़ लेंगे फिर मैं आपको दोबारा भी लिखवा दूंगा इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। GW बेसिक कमांड्स की अगर आपने एग्जाम्पल लिखनी है आप लिख सकते हैं ऑटो कमांड, रन कमांड, उसके अलावा एडिट कमांड, सेव कमांड, लोड कमांड, किल कमांड, उसके अलावा और भी बहुत सी कमांड, लिस्ट कमांड है, ये कमांड्स हैं। स्टेटमेंट्स आपकी मैंने एक लिखी है यहाँ, इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, स्टॉप स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वर्क फॉर डे 2 के लिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए, पेज नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया हमारा पूरा। पेज नंबर 14 का हमने स्टार्ट से 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, कमांड और स्टेटमेंट के छोटे छोटे 2 शॉर्ट क्वेश्चनस, हमने एक भी बना दिया उसको, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर डे 2। उसमें मैं आपको GW बेसिक इंटरफेस और कुछ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सेव कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और डे 2 के लास्ट में हम फिर करेंगे प्रैक्टिकल वर्क। बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 2। डे 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। सबसे पहले ये कि जो हम अब डेज़ में डिवाइड कर रहे हैं अपना लेक्चर, उसमें का मकसद ये है करने का कि आप लोग इसको डिवाइड करके देखें, जैसे हम भेज रहे हैं उसी तरह। अगर आपको कोई लेक्चर बहुत लंबा मिल रहा है 1 घंटे का या उससे ज़्यादा का, तो आप उसको डेज़ में डिवाइड करके देख लें, ठीक है। अब हम आज का डे 2 का स्टार्ट करते हैं अपना काम। हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम, लोड द प्रोग्राम और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं। हम GW बेसिक की अब बिल्कुल स्टार्ट करें, प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर जैसे ही एंड होगा, मतलब जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे लास्ट अपना एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, उसके बाद हम प्रोजेक्टर पे इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे GW बेसिक को, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है हम IDE, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है IDE। इसका क्या मतलब है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब बेटा जब आप चीज़ों को मिला के चलते हैं, या कुछ एक ही अगर कोई मेन चीज़ है उसके अंदर सब कुछ मॉड्यूल्स हैं, मतलब एक मॉड्यूल है या एक मेन चीज़ है उसके अंदर सब टाइप्स जैसे आप कहते हैं। एक बड़ी चीज़ के अंदर जब 2 छोटी छोटी चीज़ें आप मिला देते हैं उसको आप समझते हैं यहाँ इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है इस पूरे डे में, कि हमें सारी चीज़ें एक ही इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं GW बेसिक में। उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, क्योंकि हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इसको कहते हैं IDE। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आप प्रोग्राम को राइट करते हैं, आप प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, और आप प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें से 5 हैं टोटल, 5 ही हमने यहाँ पढ़नी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने 3 लिखी हुई हैं बेटा, इसमें से जो क्रिएट और सेव है, राइट का मतलब क्रिएट ही है, सेव मैंने आपको इसी में बताना है फर्स्ट में, एडिट भी क्रिएट के बाद आप एडिट भी इसी तरह ही कर सकते हैं, तकरीबन वही तरीका होता है, ठीक है। लोड और एग्जीक्यूट के लिए सेपरेट मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। ये 5 काम है, ये हम किस में करते हैं, IDE में। IDE हमें ये 5 चीज़ें प्रोवाइड करता है, राइट,
एडिट, सेव, लोड, एग्जीक्यूट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम से। क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ राइटिंग जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, ताकि हम साथ साथ बुक से भी पढ़ लें, और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 निकालें आप शॉर्ट क्वेश्चन का, पेज नंबर 2 इसके साथ ओपन करके रखें आप, और मैं आपको यहाँ बुक से भी पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 14, राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। GW Basic provides an IDE, Integrated Development Environment, where we can write, edit, save, load and execute basic programs। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आज देखेंगे। 2.3.1 क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। अब बेटा सबसे पहले मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया इस पूरे टॉपिक को, थोड़ा सा लेंथी है ये, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 2018 लाहौर बोर्ड 2018 ग्रुप 1 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ये पूरा टॉपिक क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम, क्वेश्चन इस तरह आया था, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम इन GW बेसिक। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा 8 नंबर का आया हुआ है, छोटा सा लगता नहीं है, इतना लंबा ही है, छोटा सा है, लेकिन ये 8 नंबर का आया हुआ था, और इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे तब भी 8 नंबर का बनेगा। जितना बुक में है वो तो 4 नंबर का ही बनता है फिर। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। बेटा प्रोग्राम, यहाँ पे बात होगी GW बेसिक प्रोग्राम की। ये आम प्रोग्राम जो हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी डेफिनेशन पढ़ी है प्रोग्राम की, वो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से देखी थी। हमने प्रोग्राम की जो 9th में भी डेफिनेशन 2-3 बार देखी थी। यहाँ पे बात होगी प्रोग्राम की डेफिनेशन GW बेसिक के लिहाज से। तो प्रोग्राम यहाँ पे होता है बेटा स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, या आप उनको इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं, कोई ख़ास स्टेटमेंट्स लिखेंगे इस GW बेसिक में, तो आप उसको क्या कहेंगे, प्रोग्राम। ये एक नहीं होती, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको डे 1 में बताया था, इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इस तरह लेड स्टेटमेंट भी है, इस तरह एंड स्टेटमेंट भी है, स्टॉप स्टेटमेंट भी है। ये सारी स्टेटमेंट्स इसको क्या बनाती हैं, एक प्रोग्राम बनाती हैं। ठीक है, मैं साथ साथ ही बुक से भी बता देता हूँ आपको। द प्रोग्राम इज़ अ फाइल that contain specific instructions और statements। इसलिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी बताया था इसमें कि और लिखा है उसने, या तो वो स्टेटमेंट्स होंगी या वो इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली इस बेसिक के बारे में बात हो रही है, GW बेसिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मैंने बुक पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा है, बुक पे भी इसी तरह चल रहा है, लाइन नंबर। अब लाइन नंबर क्या होता है? लाइन नंबर बेटा जो मैंने आपको वर्क डे 1 में बताया था कि मैंने इनपुट के साथ एक लाइन नंबर लिखा था 10। ठीक है, अब ये जो लाइन नंबर है आपको पता है हमेशा स्टेटमेंट्स, GW बेसिक स्टेटमेंट्स के साथ लिखा जाता है। ठीक है, लाइन नंबर होता क्या है बेटा? लाइन नंबर असल में एक अनसाइंड इंटीजर है जिसकी रेंज है 0 से लेके 65529। इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से लेके 65529। अब अनसाइंड इंटीजर का मतलब क्या है? अनसाइंड मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं आता बेटा, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते ये हमेशा पॉजिटिव में चलते हैं लाइन नंबर्स। ठीक है, इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव दोनों को आप इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें सिर्फ अनसाइंड इंटीजर की जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, मतलब पॉजिटिव नंबर्स ही हम यहाँ सारे लेंगे। और रेंज भी है उसकी कोई खास, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी के ले लेंगे। हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं ये लाइन नंबर और 65529 तक जा सकते हैं, मतलब 65,529 लाइन नंबर्स तक हम जा सकते हैं GW बेसिक में। हम ये नहीं लिख सकते बेसिक में 65530, ये नहीं होगा, ये आउट हो जाएगा, मतलब एरर आ सकता है। ठीक है, मतलब ये इस रेंज से बाहर चला गया। ठीक है, तो इसलिए वैसे कुछ वर्जन में ये चेंज भी हो सकते हैं। हम फिलहाल GW जो वर्जन है इसका या इंटरप्रेटर उसकी बात करें, शायद दूसरे वर्जन में इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन इस वर्जन में 65529 है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लिख सकते हैं बेटा? आप एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। आप एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स बेटा आपके जो आप फ़र्ज़ करें वर्ड लिख रहे हैं, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने लिखा है यहाँ, मैं लिखता हूँ बेसिक की तरह लिख देते हैं हम, BA बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज मैंने लिखा है।
अब आपको पता है इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बड़ा आसान है, आप इनके इंडिविजुअल लेटर्स की काउंटिंग कर लें, दोनों वर्ड्स की, कैरेक्टर्स मिलके वर्ड्स बना रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5, आप कहेंगे इसको 6 7, इस तरह ये आप 8 9 10 11 12 13 कहेंगे। नहीं बेटा आपने गलत किया है, बीच में गलती की है हमने। क्या की है हमने गलती, हमने ये स्पेस जो था इसको हमने काउंट नहीं किया। स्पेस भी बेटा क्या एक कैरेक्टर है, स्पेस भी क्या है एक कैरेक्टर। अगर आपको याद हो 9th में हमने आस्की कैरेक्टर्स पढ़ा था, वहाँ भी मैंने बताया था स्पेस एक कैरेक्टर है, स्पेस का कोड आस्की में होता है 32। तो ये स्पेस को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अब कितने हुए, दोबारा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, बेसिक के 5 हो गए, एक स्पेस हुई तो टोटल हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इन दो वर्ड्स में। तो आप एक लाइन में बेसिक में एक लाइन अगर आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो 255 के कैरेक्टर्स आप एक लाइन में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि अगर हमारी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वैसे आपके लेवल पे बेटा इतनी बड़ी स्टेटमेंट होंगी नहीं कि वो 255 तक जाएं, ठीक है। उसके लिए भी उन्होंने एक बात रखी हुई है, वो नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ कि आप क्या करें, अगर कोई बहुत छोटे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रेंज 255 ही है ना, ये तो कम नहीं होगी। तो आप क्या करें, प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, कोड कम करने के लिए आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिख दें। यही नेक्स्ट पॉइंट है, 2 स्टेटमेंट्स इन 1 लाइन, कि आप 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं एक लाइन में। लेकिन उसके लिए आपको बेटा एक साइन यूज़ करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी आप लगाते होंगे कॉलन, इसको आप इस तरह लगाते हैं। ये जो साइन है कॉलन, ये आपने यूज़ करना है अगर आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जब मैं प्रैक्टिकली आपको आज दिखाऊंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये एक स्टेटमेंट लिख ली, फिर आप डालें कॉलन, फिर लिखें एंटर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। इस तरह आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कैसे एग्जीक्यूट होता है GW बेसिक का प्रोग्राम। ये बेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, आपको पता है कि छोटे से बड़े पे जाते हैं, मतलब स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू पे जाते हैं, ठीक है। अब लाइन नंबर हम कैसे लिखते हैं, 10 20 30 40, ज़्यादातर हम इस तरह ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर होगा वो फॉलो किसको करेगा, असेंडिंग को, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, बुक में भी इस तरह कहा हुआ है, एक लाइन है 45, या आपने लाइन नंबर लिखा है 45, बल्कि मैं 10 से शुरू करता हूँ इसको, 10 20 30। अब आपने 40 के बाद आपने क्या लिखा है 50 और फिर 60, ठीक है। अब आपको बाद में याद आया कि मैंने 40 के बाद या कहीं भी मैंने एक लाइन लिखनी थी, वो मैंने नहीं लिखी। अब क्या करेंगे आप बेटा, अब आप ये करेंगे कि 40 के बाद एक लिख देंगे 45, ठीक है। क्या लिख देंगे 45। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में 10 20 30 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 60। ये इस तरह मैं आपको एग्जांपल समझाइए। अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ जो उसने बुक में पॉइंट बताने की कोशिश की है, कि अगर हम क्या करें, हम इस तरह करें बेटा, मैं पहले लिख रहा हूँ 40, फिर मैं लिख रहा हूँ 60, और फिर मैं बाद, चलिए मैं 50 भी लिख देता हूँ ताकि आपको इस तरह पता चल जाए, 60 और बाद में मैं लिखता हूँ 45। फ़र्क देख रहे हैं आप, पहले मैंने लिखा था 45 40 के बाद, अब मैं लिख रहा हूँ 45 60 के बाद। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, अब भी बेटा ये असेंडिंग में होगा। असेंडिंग में कैसे होगा, मैं एरो से आपको समझा देता हूँ, देखें ज़रा गौर से। 10 20 30 40 के बाद ये 50 पे नहीं आएगा, बल्कि पहले कहाँ पे आएगा 45 पे, फिर 45 से जाएगा 50 पे, और फिर 50 से जाएगा 60 पे। इसका मतलब कि उसने हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करना है, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। मतलब 10 20 30 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 60। चाहे 45 देखें बाद में लिखा हुआ है, फिर भी उसने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करना है। इसका मतलब जो चीज़ 45 लाइन में लिखी होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगी, और फिर 50 और फिर 60, ठीक है। इसका मतलब
ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में आपने देखना है सेंडिंग ऑर्डर है, और जो भी नंबर हो, फर्ज करें आप लिख रहे हैं 10 20, उसके बाद आपने लिख दिया 100, वैसी मिसाल दे रहा हूँ 10 20 100, फिर आप लिख रहे हैं 30, 10 20 100 30, तो पहले क्या होगा 10 रन होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 100 होगी, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्डर चलता रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है री यूज़ ऑफ लाइन नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है उसने कि बेटा आप एक लाइन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। री यूज़ एक बार इस्तेमाल कर लिया, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। री यूज़ ऑफ लाइन नंबर आप नहीं कर सकते बेसिक में। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। इधर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फर्ज करें आपके पास नंबर हैं लाइन नंबर 10 20 30, और आप फिर लिख रहे हैं 30, फिर लिख रहे हैं 40 50, इस तरह ही चलता जा रहा है। तो आपने क्या किया है, री यूज़ किया है इस 30 को। अब री यूज़ करने का नुकसान क्या है कि बेटा जो आपने बाद में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो आपने बाद में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पहले वाला है वो उसमें जो भी लिखा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। यही उसने बात बुक में लिखी है, अभी हम पढ़ते हैं बुक से भी कि आपने री यूज़ ऑफ लाइन नंबर कोशिश करें ना करें, ठीक है। अब 10 20 30 दो 30 आ गए, जो बाद वाला होगा ना उसने उसको देखना है, ठीक है। जो और उसको जो पिछले वाला उसकी जो भी चीज़ें उसमें लिखी होंगी उसको वो क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। उसकी मतलब सारी चीज़ें उसको ओवरराइट करवा देगा इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए आपने री यूज़ नहीं करना लाइन नंबर का। आप इसकी जगह कोई और नंबर दे दें, 35 देते हैं इसको 30 दूसरे 30 की जगह, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू सेव प्रोग्राम। प्रोसीजर टू सेव प्रोग्राम भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ। इसके स्टेप्स हैं, मैंने लिखे नहीं है, मैं भी आपको बता देता हूँ। 2 स्टेप्स में उसने बताया हुआ है बुक में। क्या स्टेप होते हैं सेव करने के प्रोग्राम को? स्टेप्स हैं, आप F4 की प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन की आपने पढ़ी थी 9th में, कीज़ हैं फंक्शन की F4, ठीक है, जो टॉप पे होती है कीबोर्ड के। या आप टाइप कर सकते हैं सेव, प्रेस F4 की और टाइप सेव, SAVE सेव, आप टाइप करेंगे सेव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है आपने नाम देना है कि कोई फाइल को, आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बेटा सेव करते हैं कंप्यूटर में, कोई नाम देते हैं ना उसको, तो आपने नाम देना है। इसको भी नाम देंगे आप कोट्स में, डबल कोट्स में कोशिश किया करें आप दिया करें। कोट्स में आप दे सकते हैं इनके नाम, ठीक है। तो कोट्स में नाम दे के, लेकिन वो नाम भी वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड का मतलब है बेटा कि वो नाम जो GW बेसिक अंडरस्टैंड कर जाए। अब इन हर लैंग्वेज के एक रूल्स हैं कि वो कुछ रूल्स को फॉलो करके फिर वो उसको नेम सही देता है फ़ाइल को, ठीक है। अब कुछ के रूल्स ये होते हैं कि स्टार्ट जो है, पहला जो फाइल का नेम है उसका जो पहला करैक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। कुछ इसके ये भी रूल्स हैं। कुछ के होते हैं कि बीच में कोई नंबर साइन ना आए, नंबर जो स्पेशल करैक्टर है वो ना आए, जैसे आप कॉमा डालते हैं या फुल स्टॉप, ये ना आए। हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। तो आपने वैलिड नेम लिखना है, ठीक है। कोशिश किया करें नेम में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक करैक्टर या जो टेक्स्ट है नॉन न्यूमेरिक हैं उनको लिखा करें, बाद में फिर न्यूमेरिक पे जाएँ आप, ठीक है। वैसे कोशिश तो हम यही करते हैं फ़ाइल का नाम हम क्या रखें, हम अल्फ़ाबेटिक जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं या हमारे पास ABC जो हम लिखते हैं नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं उसकी फॉर्म में लिखें। तो हम इसी तरह लिखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्रिएट और सेव प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं साथ साथ आपको बुक से भी पढ़ा दूँ। फिर हम नेक्स्ट आएंगे लोड द प्रोग्राम पे। लोड एग्जीक्यूट थोड़े छोटे हैं, या जल्दी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, उससे पहले नोट्स पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ IDE? GW Basic provides an IDE integrated development environment where we can write, edit, save, load and execute basic programs। ये मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन प्रोग्राम इन GW Basic। मैंने स्पेशली लिखा है इस क्वेश्चन में इन GW Basic, क्योंकि हम GW Basic की बात कर रहे हैं। The program is a file that contains specific instructions or statements for computer. Next question, number 7, what is line number? Line number is an unsigned integer in the range from 0 to 655 to 9। मैंने लिखा था इधर जी 655 to 9। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन नंबर? ये मैं आपको पहले बुक से पढ़ाता हूँ फिर इधर आऊँगा। 2.3.1 create and save the program. The program is a file that contains specific instructions or statements for the computer. In a GW Basic program, line have the following format। ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने वैसे आपको वर्क डे 1 में बता दिया था कि पहले आप क्या करते हैं बेटा, लाइन नंबर लिखते हैं, लाइन नंबर और उसके बाद क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स। लाइन नंबर और उसके बाद आप लिखते हैं स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स
आपको मैंने बताया था डे 1 में कि GW बेसिक स्टेटमेंट के साथ लाजमी है कि प्रीसीडेड बाय, हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। प्रीसीडेड का मतलब था पीछे आना चाहिए लाइन नंबर उसके। मैंने आपको बताया था एक्सीडेड का मतलब आगे, प्रीसीडेड का मतलब पीछे। तो स्टेटमेंट आगे लिखी जाती है और लाइन नंबर पीछे लिखा जाता है। मतलब पहले आप लाइन नंबर लिखेंगे फिर स्टेटमेंट। उसके बाद बुक पे आते हैं, वेयर लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65529 एंड स्टेटमेंट इज एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। अब वैलिड होती है, मैंने आपको बताया था इनपुट, प्रिंट, स्टॉप एंड ये सारी स्टेटमेंट्स हैं। A GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। ये मैंने आपको बात यहाँ बता दी थी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में। However, there may be more than one statement on the line. If so, each must be separated by a colon. ये मैंने बताया अगर आपने लिखनी है 2 statements in one line, they should be separated by a colon. The program's statements are executed depending on line numbers. लाइन नंबर्स पे डिपेंड कर रही होती है। इन असेंडिंग ऑर्डर, ये भी बताया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ लाइन 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन 60, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी थी है, मैं बुक से बस पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने 45 टाइप किए 60 के बाद, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 45 बिफोर लाइन 60। कंप्यूटर फिर भी लाइन 45 को पहले रन करेगा और लाइन 60 को बाद में रन करेगा। अब है बेटा नेक्स्ट, री यूज़ ऑफ लाइन नंबर। री यूज़ ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से मौजूद हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 30 और 30 जब मैंने लिखा था। एग्जिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस्ट। मैंने आपको बताया था जो ओरिजिनल लाइन है, जो पहले वाला 30 लिखा था मैंने, उसको क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। कंटेन्ड इन द ओरिजिनल फाइल टू बी लॉस्ट। यू मे अरेज सम प्रोग्राम लाइन्स बाय एक्सीडेंट। क्या आप गलती से प्रोग्राम लाइन को रिमूव भी कर देते हैं इस तरह, अगर आपने रीयूज़ कर दिया लाइन नंबर को। इन ऑर्डर टू यूज़ द प्रोग्राम इन फ्यूचर वी मस्ट सेव इट। जाहिर है हमें सेव करना पड़ेगा फ्यूचर यूज़ के लिए। टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज। नंबर 1, प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। ये मैंने आपको बता दिया, F4 या सेव। मैं और लिख देता हूँ क्योंकि दोनों का एक ही फीचर है, ठीक है। F4 शॉर्टकट की है, सेव आप खुद टाइप करते हैं। नंबर 2, टाइप अ वैलिड नेम इन कोट्स। मैंने बताया था आप कोट्स में लिखते हैं। फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस द एंटर की, द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। एंटर की प्रेस करेंगे तो सिंपल काम है और फाइल सेव हो जाएगी। ये हो गया सेविंग। नेक्स्ट है हमारा लोड द प्रोग्राम। अब IDE में हमने राइट भी देख लिया है, क्रिएट और सेव भी देख लिया। एडिट में आपको जब प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा उस वक्त मैं लाइन को एडिट करना भी बता दूंगा। अब हमारा रह गया लोड और एग्जीक्यूट। लोड का मतलब क्या है, लोड द प्रोग्राम मैंने आपको डे 1 में बताया था बेटा। लोड का मतलब होता है कि आप अपनी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, परमानेंट मेमोरी, उससे जो आप डाटा है वो वापस लाते हैं टेम्परेरी मेमोरी में, ठीक है। देखें, लोड द प्रोग्राम टू ब्रिंग प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब ये जो मेमोरी है इसका मतलब यहाँ आप समझें रैम, यानी आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी से आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं आपकी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर होती है। मैं फ़िलहाल बिल्ट इन जो होती है उसकी बात करूँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा। टू ब्रिंग प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी यानी रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कि आपने जो प्रोग्राम आपका स्टोर हुआ हुआ है, लोड के लिए ज़रूरी है बेटा पहले से प्रोग्राम सेव हो मेमोरी में। मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें आपकी एक मेमोरी है, इसमें आप अगर प्रोग्राम आपने सेव किया हुआ है, ये आपका P लिख रहा हूँ इस प्रोग्राम को, क्या होगा, जैसे ही ये रैम है आपकी, जैसे ही आप लोड करेंगे तो रैम में से ये प्रोग्राम उठेगा, मतलब यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, HD आपकी समझे हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये कैसे होता है, लोडिंग द प्रोग्राम। जब आप गेम भी खेलते होंगे वहाँ भी लिखा आता होगा लोडिंग, जब आप लिखते हैं या कोई प्रोसेस हो रहा वहाँ लोडिंग आता है। लोडिंग का मतलब आप जो उसकी रैम है या जो प्राइमरी मेमोरी उससे डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में ला रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर लोडिंग अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। अब इसका प्रोसीजर भी बड़ा आसान है। इसके प्रोसीजर में बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे F4 थी शॉर्टकट की, यहाँ पे शॉर्टकट की है F3, या आप टाइप करेंगे और टाइप LOAD, लोड आप टाइप करेंगे, ठीक है। प्रेस F3 और टाइप लोड, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, लोड के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट्स में आपने क्या लिखना है, उस फाइल का नाम लिखना है, उस फाइल का बेटा नाम लिखना है, वही नाम जो आपने सेव करते हुए लिखा था। जाहिर है वही नाम रखेंगे तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपको कौन सी फाइल चाहिए। उसके बाद उसने कुछ बातें बुक में लिखी हुई हैं,
तो ये सबसे पहले बताया हुआ है कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन मैंने आपको 9th के चैप्टर नंबर 8 में बताया था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था विंडोज़ के चैप्टर में। एक्सटेंशन बेटा फाइल नेम के बाद डॉट के बाद जो 3 लेटर्स होते हैं उसको आप एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे हमने एक्सेल की पढ़ी थी, XLS, डॉक्यूमेंट की होती है DOC, इसके अलावा जो आपकी वे पिक्चर है उनकी होती है PNG या JPG। ये सारी जो एक्सटेंशन हैं ये फ़ाइल के बाद लिखी जाती हैं, फ़ाइल का नाम डॉट और फिर एक्सटेंशन। यहाँ पे जो GW बेसिक है उसकी जो फ़ाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .BAS, बेसिक से उन्होंने बनाया है BAS, ठीक है। अब हम जो बातें रह गई हैं वो हम बुक से पढ़ लेते हैं और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तकरीबन सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। 2.3.2 पेज नंबर 15, लोड द प्रोग्राम। Loading the program refers to bring it into memory from secondary storage device such as hard disk so that it can be used, ताकि वो यूज हो सके, ज़ाहिर है। A saved program can be loaded by using the following procedure। सेव प्रोग्राम सेव होगा तभी वो लोड होगा, ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी है। सेव प्रोग्राम नंबर 1, प्रेस द F3 की और टाइप लोड कमांड। टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स। एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से मौजूद हो इन कोट्स, कोटेशन में या कोट्स में। प्रेस एंटर, ये वही स्टेप है जो सेव में था, एंटर प्रेस करते हैं। द फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। अच्छा, जब बेटा एक बार फाइल लोड होगी मेमोरी में तो आप उसको लिस्ट भी कर सकते हैं। लिस्ट हमने वैसे कमांड पढ़नी आगे जाके। लिस्ट होता है कि आप लिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं अपने प्रोग्राम के कोड को, आप व्यू कर लेते हैं लिस्ट से, ठीक है। व्यू करना समझ लें, यहाँ पे आप व्यू कर रहे हैं सिर्फ, अभी आप एडिट नहीं कर रहे हो उसको, सिर्फ व्यू कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट भी कर सकते हैं फिर उसको आप, जब एक बार आपने लोड कर लिया, और रन भी कर सकते हैं, ठीक है। रन हमने नेक्स्ट अभी टॉपिक में पढ़ना है। एक पॉइंट जो मैंने नहीं बताया वो देख लें बेटा। उसने कहा है कि आप लोगों को कोई वैलिड नेम देना है, ठीक है। अगर वैलिड नेम नहीं देंगे तो फिर एरर आ सकता है। एक और बात की है उसने कि अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, फ़र्ज़ करें आपने कोई नाम P नाम था हमारी फ़ाइल का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने कभी बनाई नहीं या बना के उसको डिलीट कर दिया था, तो फिर बेसिक उस फाइल को नहीं लेके आएगा, उसको मिलेगी नहीं मेमोरी में से, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये देखना है, इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ। इनवैलिड पाथ का मतलब रास्ता। अब यहाँ पे रास्ता क्या है, कंप्यूटर में जो आप पाथ लिखते हैं कि मेरी फ़ाइल इस जगह पर पड़ी है, वो है उसका पाथ। तो अगर आपने इनवैलिड गलत पाथ लिख दिया तब भी वो मेमोरी में से प्रोग्राम को लेकर नहीं आ सकेगा, ठीक है। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप एन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। एक एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि फाइल नॉट फाउंड, ये एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .BAS। ये मैं बता चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .BAS। टू सेव अ फाइल इन द डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ। अब डायरेक्टरी से आपको याद आया होगा 9th में हमने चैप्टर नंबर 7 में डॉस में पढ़ा था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आप समझे विंडोज़ में आपका एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर को आप डायरेक्टरी भी कह सकते हैं अगर आप विंडोज़ की बात करें, ठीक है। तो आपने ये बड़ा ध्यान में रखना है कि आपने किस फोल्डर में फाइल को सेव किया GW बेसिक की, ठीक है। आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। मैं आपको आज ये करके दिखाऊंगा अभी प्रोजेक्टर पे कि कैसे पाथ देते हैं। फर्स्ट करें, आपने लिखा है सेव, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया है, कोट्स में आपने लिखा है D ड्राइव है आपकी, कॉलन बैकस्लैश, और आपने फाइल का नाम रखा है प्रोग्राम। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, program.BAS। ये तो आपने सेव कर ली, ठीक है। उसके बाद जब आपने लोड करना है तब भी इसको यही सेम पाथ देना है आपने इसको, ठीक है। लोड करते हुए भी यही पाथ देना है। तो मैंने सेव किया, अगर आपने पहले से सेव की हुई है और D ड्राइव में सेव की है, उस ड्राइव में नहीं की जिसमें GW बेसिक इंस्टॉल्ड है, तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने उसी ड्राइव में सेव की है फाइल जिसमें GW बेसिक है तो आपको ये पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे लोड program.BS, फिर उस फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था 9th में, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, डायरेक्टरी पाथ, रिलेटिव पाथ, सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, टू सेव द फाइल इन अ डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ GW बेसिक। अगर आप ये पाथ नहीं देंगे, अगर आप चाहते हैं किसी और डायरेक्टरी में हो, तो फिर वो उसी डायरेक्टरी में सेव कर देगा जिसमें GW बेसिक इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आज इंशाल्लाह। लास्ट बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक है 2.3.3, फिर हम प्रोजेक्टर पे आते हैं कि हम कैसे हम देखेंगे आज ये हम सारी कमांड्स देखेंगे और कैसे लोड होता है प्रोग्राम, सेव कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, सिंपल 2 पॉइंट हैं। कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम,
कैरिंग आउट मतलब लेके जाते हैं हम इंस्ट्रक्शंस को ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट जो भी लिखी हुई है वो आप लेके जाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए। कैसे होता है काम, जब बेटा कहाँ लेके जाते हैं, कैरिंग आउट मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं हम इस प्रोग्राम को, कंप्यूटर से बाहर तो नहीं दाहिर ले जा सकते ना, हम क्या करते हैं बेटा, हम कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को हम मेमोरी में तो वो लोड हो गया था, जब रन करते हैं तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर फ़ौरन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, बेसिक में, उसको वो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड्स में। तो इसलिए ये जो सारा है कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये इंस्ट्रक्शन जा रही हैं किसके पास, कंपाइलर के पास, फिर वो उसको वो ट्रांसलेट करके फिर हमें स्क्रीन पे उसकी आउटपुट दिखाता है। ठीक है, कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन, ये मैंने आपको बताया था। जाहिर है बेटा जब तक आप प्रोग्राम लोड नहीं करेंगे तो वो रन नहीं होगा। जब तक प्रोग्राम रैम से हार्ड डिस्क में, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आएगा तब तक आप उसको रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर बेटा जो आप प्रोग्राम आपने अभी लिखा है, जो प्रोग्राम आपने अभी लिखा है, अगर आप उसको रन करना चाहते हैं तो फिर उसको आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन उसको सेव करें और साथ ही रन कर दें, वो उस वक्त मेमोरी में होगा, टेम्प्रेरी मेमोरी रैम में उस वक्त होगा वो, तो उस पर रन हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपने कल परसों यानी 1 महीना पहले, बहुत पहले आपने सेव करके रखा हुआ था, अब वो आपने उसको रन करना है तो फिर आपको पहले लोड करवाना पड़ेगा उसको फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी मेमोरी, देन वी कैन रन इट। ठीक है, उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा बुक से पढ़ लेते हैं हम। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। देयरफॉर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट एज डिस्क्राइब्ड अबव। अब बेटा आपने क्या करना है, पहले उसको लोड करना है। ठीक है, उसको करने से पहले अब इसकी शॉर्टकट की मैंने नहीं बताई, बुक में तो नहीं लिखी हुई, मैं पहले बता देता हूँ आपको। F2 है बेटा इसकी शॉर्टकट की, प्रेस F2 और राइट या टाइप ही लिख देता हूँ मैं, राइट तो हम पेन से भी लिखते हैं, यहाँ कंप्यूटर में टाइप करते हैं हम, और टाइप RUN, रन लिखेंगे तो वो प्रोग्राम जो मेमोरी में लोड होगा वो रन कर देगा उसको। ठीक है, Therefore to execute a program first load it as described above, then press F2 की और टाइप रन कमांड, सॉरी बुक में दिया हुआ है, मैंने पहले बता दिया था, नहीं बुक में दिया हुआ है। देन प्रेस F2, ये शॉर्टकट की F2 की और टाइप रन कमांड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट, मतलब फॉलो जो भी प्रोग्राम रन करना होगा उसको वो फॉलो करेगा और वही प्रोग्राम रन कर देगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज एक बार दोबारा देख लें। सेव की F4 है, लोड की F3 है और रन की F2 है। F1 है लिस्ट की जो है मैं आपको कहता है लिस्ट व्यू करते हैं, उसकी शॉर्टकट की F1 है। F1 लिस्ट, F2 मैंने अभी आपको बताया F2 रन, F3 लोड और F4 सेव करने के लिए। ठीक है, F4 सेव, F3 लोड, F2 एग्जीक्यूट या रन और F1 लिस्ट के लिए। ठीक है, मैं आपको ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको याद होनी जानी चाहिए। ठीक है, अब हम जो डायग्राम्स वाला काम है वो हम वैसे प्रैक्टिकली करेंगे और बस शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फिर हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पेज नंबर 2 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8 पे थे हम। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ रीयूज ऑफ एक्सिस्टिंग लाइन नंबर? रीयूज ऑफ एक्सिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ओरिजिनल लाइन टू बी लॉस्ट। यू मे अरेज सम प्रोग्राम लाइन्स बाय एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर सेविंग प्रोग्राम इन GW बेसिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ प्रोसीजर बताना है 2 पॉइंट्स में, मैंने आपको पढ़ा दिया, आप देख लीजिएगा नोट्स में से। ठीक है, ये पेज नंबर 14 की लास्ट 3 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट लोडिंग द प्रोग्राम? ये है पेज नंबर 15 स्टार्ट में। Loading the program refers to bring it into memory from secondary storage device such as hard disk so that it can be used. Question number 11, write down the procedure to load program in GW Basic. A said program can be loaded by using the following procedure. Press the F3 key or type load command. Type the name of the existing file in quotes. Press enter. ये मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा आपको बुक से पढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने बुक से आपको समझा भी दिया है और बोर्ड पर भी बता दिया सब कुछ मैंने। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ पढ़ रहा हूँ, आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन GW बेसिक? कैसे करते हैं एग्जीक्यूट? अभी हमने यहाँ पढ़ा था एग्जीक्यूट द प्रोग्राम में। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन, ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक में से, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर
12 तक 12 क्वेश्चन हमारे 2 डेज़ में कंप्लीट हो गए। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, खासतौर पे डिफरेंस बड़े अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, डायरेक्ट मोड का, इनडायरेक्ट मोड का, GW बेसिक कमांड्स का, GW बेसिक स्टेटमेंट्स का। और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिएट और सेव प्रोग्राम लॉन्ग क्वेश्चन 2018 ग्रुप 1 में आया था जी, 2018 ग्रुप 1 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था पूरा, मैंने बता भी दिया था, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था बोर्ड में। उसके बाद लोड और एग्जीक्यूट वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये दो मिला के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये भी वैसे हम शॉर्ट याद करते थे इसको, लेकिन ये लॉन्ग में आ गया, तो ये और ये मिला के आ सकते हैं लॉन्ग में। वैसे चांस कम है क्योंकि इस चैप्टर में वैसे ही बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए क्रिएट और सेव आ सकता है क्योंकि आ गया वह एक बार। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्पेशली ये बताया। अब हम बेटा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, डे 1 डे 2 के बुक की रीडिंग भी हो गई। अब हमारा सिर्फ काम रह गया है प्रोजेक्टर का जो प्रैक्टिकल वर्क है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं GW बेसिक। GW बेसिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ XP है, आपने शायद देखने से पता लग गया हो आपको। XP पे हम देखेंगे कि बेसिक कैसे स्टार्ट होती है। वैसे तो मैं ये काम विंडो 10 पे भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि विंडोज़ 7 से आगे जो भी विंडोज़ आई थी उनमें GW बेसिक क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है तो फुल स्क्रीन नहीं होती थी, अब XP में फुल स्क्रीन हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं विंडो 10 पे भी नेक्स्ट लेक्चर में वो बता दूंगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा आपको जिसका नाम है डॉस बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, उससे फिर आप रन करेंगे GW बेसिक, तब फुल स्क्रीन भी हो जाएगी। ठीक है, वो थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर है। फिलहाल हम XP पे काम करते हैं। XP में आपको एक शॉर्टकट नज़र आ रहा है, शॉर्टकट टू GW बेसिक, ये हमारी बेसिक है। एक ये तरीका है इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका है माई कंप्यूटर में जाएँ और ये F ड्राइव में फ़िलहाल मेरे पास रखी हुई है GW बेसिक का फोल्डर है। इसके अंदर ये जो फाइल है GW basic.exe, exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एक्सटेंशन है .exe। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ये रन होगी फाइल, यहाँ से भी मैं GW बेसिक ऑन कर सकता हूँ। ये जो फाइलें आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिक की फाइलें हैं, प्रोग्राम्स बने हुए हैं सारे। ठीक है, और GW बेसिक को मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास नज़र आ रहा है आपको GW basic.exe। अब GW basic.exe को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ऊपर इसका पाथ नज़र आ रहा है, F ड्राइव में है, GW basic फोल्डर है या डायरेक्टरी है और फाइल का नाम है GW basic.exe। एक ये तरीका ओपन करने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं बंद कर लूँ। दूसरा तरीका ये शॉर्टकट से आप यहीं से ओपन करें, डबल क्लिक करें तो। ठीक है, ये हमने कर लिया ओपन। अब सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। जैसे मैंने फुल स्क्रीन की है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा GW basic 3.23। GW basic नाम है लैंग्वेज का, 3.23 का मतलब ये वर्जन है 3.23, ये वर्जन इंस्टॉल है इस कंप्यूटर में। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट 1983, ये जब ये वर्जन आया था उस वक्त की कॉपीराइट्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे चला रहे हैं ना हम, ये तो उनके कॉपीराइट्स हैं सारे ये। ठीक है, बाकी ये नीचे आ रहा है 60300 बाइट्स फ्री, मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूँ। 60300 बाइट्स फ्री का मतलब इतने बाइट्स फ्री हैं अभी मेमोरी में। ये ओके याद है आपको, ओके जो मैसेज है कब आता है, डायरेक्ट मोड में, इसका मतलब इस वक्त हम डायरेक्ट मोड में। ठीक है, वैसे तो ये मैंने बताया था इनडायरेक्ट में भी आ जाता है, लेकिन हम इस वक्त फ़िलहाल डायरेक्ट मोड में। ठीक है, ओके मैसेज हमें ये बता रहे हैं। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो अभी चीज़ें नज़र आई हैं स्क्रीन पे वो बता देता हूँ, फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये आपको बॉटम पे नज़र आ रहा होगा लिस्ट, ये F1 के साथ लिस्ट, मतलब F1 शॉर्टकट की है इसकी लिस्ट, F2 रन, F3 लोड, F4 सेव। फिलहाल ये चार आप लोग देखें क्योंकि आपने यही अभी पढ़ी है। ठीक है, IDE में जो होती हैं बेसिक, बाकी ये आगे की हैं ये अभी हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा भी नहीं है। अब इनके शॉर्टकट की साथ ही लिखी हुई, मतलब 1 F1, 2 F2, 3 F3 और 4 F4, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हमें पता चले प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने से पहले आप लोग कमांड कुछ आपको फ़िलहाल अभी मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन आपको देखनी पड़ेंगे। ठीक है, CLS कमांड है बेटा, एक CLS। अब CLS कमांड क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर कर देती है। ये हमने आगे जाके पढ़ना है, मैं अभी फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। ये आपने शायद डॉस में भी पढ़ा था, 9th में डॉस में हमने देखा था CLS स्क्रीन को क्लियर करती है। अब ये क्योंकि कमांड है तो मुझे लाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ टाइप किया है। मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ आपके सामने
CLS, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है CLS, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा और आप देखें स्क्रीन क्लियर हो गई है। लेकिन अभी भी आप एक बात देख रहे हैं कि स्क्रीन तो क्लियर हो गई है, लेकिन इस वक्त आपके सामने जो ओके मैसेज है, जो ओके मैसेज है वो शो हो रहा है और साथ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने क्योंकि प्रोग्राम लिखना है तो हम क्या करेंगे बेटा, लाइन नंबर लिखेंगे। लाइन नंबर हम वैसे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम फ़िलहाल आसानी के लिए 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादातर 10 से लाइन नंबर स्टार्ट किया गया। 10 पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले इनपुट। सबसे पहले आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट हमने फ्लो चार्ट में देखा था, इनपुट आउटपुट सिंबल से होता है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने बताया था कि स्टेटमेंट आपको लाइन नंबर के साथ लिखनी पड़ती है, प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स। अब लाइन नंबर मैंने लिख लिया, अब स्टेटमेंट लिखते हैं, इनपुट। अब मैं कैपिटल में लिखवाता हूँ आपको, क्योंकि बुक में ज़्यादातर कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक की ऑन कर देंगे, ठीक है, या शिफ्ट को फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा और फिर उस अल्फ़ाबेट को, लेकिन हम कैप्स लॉक की को ऑन करके रखते हैं क्योंकि हमने इसको सबको कैपिटल में लिखना है। इनपुट। अब मैं साथ साथ आपको ना एरर्स भी बताऊंगा जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। अब मैं अभी तो ठीक लिख रहा हूँ, आगे जाके मैं गलती करूँगा जानबूझ के, ताकि मैं बताऊँ आपको कि लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर कैसे आती हैं। इनपुट। अब मैं कोट्स में लिखूंगा। कोट्स का बेटा मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ कोट्स में लिखते हैं वो स्क्रीन पे नज़र आ जाती है, ठीक है। जो आप कोट्स में, डबल कोट्स में यूज़ कर रहा हूँ, डबल कोट्स में जो भी चीज़ आप लिखेंगे GW बेसिक में वो स्क्रीन पे नज़र आएगी। अब ये नज़र आएगा स्क्रीन पे जब हम रन करेंगे प्रोग्राम। क्या लिख रहा हूँ मैं इसमें, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। मैं 2 नंबर्स को वैसे एंटर करूंगा, इन्वर्टेड कॉमास को अब क्लोज कर दूंगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ A, B। अब A, B यहाँ वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, ये हम खुद से इनपुट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट देखा था, जब हमने स्पीड का देखा था और टाइम का, वेलोसिटी का, जो हमने कार की देखी थी, वो जब हमने निकालनी थी उसमें भी हमने वेरिएबल्स लिए थे। और उसके अलावा हमने एक प्रोग्राम और भी किया था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल था, वहाँ हमने रेडियस को वेरिएबल लिया था। अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब 20 नेक्स्ट लाइन नंबर। अब इनपुट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट होता है बेटा प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपने कोई फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, सम इज इक्वल टू, मैंने सम करना है फर्स्ट करें इन 2 नंबर्स को, A प्लस B। क्या लिखा है मैंने, सम इज इक्वल टू A प्लस B। ये प्रोसेसिंग है जो हम प्रोसेसिंग सिंबल में लिखते थे फ्लो चार्ट में, उस रेक्टेंगल में, सम इज इक्वल टू A प्लस B, एंटर। अब मैं लिखूंगा 30 और अब मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट मतलब आउटपुट करेंगे। अब आप प्रिंट सम, जो मैं अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, सम इज इक्वल टू सम। अभी आप कहेंगे सर आपने सम दोबारा क्यों लिखा है, ये बेटा असल में अभी आपको नहीं बता सकता जब तक आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोग्राम नहीं पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें आगे पढ़नी है। अभी फिलहाल आप इसी को इसी तरह समझ लें, ठीक है। जो मैंने सम लिखा है लाइन नंबर 20 में, वही मुझे लिखना पड़ेगा लाइन नंबर 30 में। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था फर्स्ट चैप्टर में ये, ठीक है। एंटर। अब हम करते हैं प्रोग्राम को एंड, लाइन नंबर 40 में लिखते हैं एंड। ये हमने प्रोग्राम बेटा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिख लिया, क्रिएट कर लिया फर्स्ट करें या राइट कर लिया प्रोग्राम। अब हम इसको करते हैं, पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको चेंज भी करूँगा, ठीक है। रन करने से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सेव कर लें। तो पहले सेव कर लेते हैं इसको, ताकि हम कोई मसला हो लाइट का या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कंप्यूटर में, हमारे पास सेव रहे। सेव के लिए शॉर्टकट की थी बेटा F4, या मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। पहले मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा F4 प्रेस किया, क्या लिखा हुआ आ गया, सेव लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद, और इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हो गए हैं, कोड स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं खुद लिखूँगा SAVE, सेव, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। हम इसको लिख लेते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है सम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और आप .bs लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि बेसिक फाइल ओपन हुई है। बेसिक ओपन हुआ इसलिए ये जो आप लोग
यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम, ये जो आप इस वक्त प्रोग्राम बना रहे हैं ये बेसिक में ही बना रहे हैं, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंटर प्रेस कर दें। कोई एरर आया? कोई एरर नहीं आया। ओके मैसेज आया बेटा। अब ओके मैसेज का मतलब क्या है कि इसमें प्रोग्राम सेव हो गया। अब कैसे पता चलेगा सेव हुआ है? सेव के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोड करते हैं इसको। अगर लोड हो गया प्रोग्राम तो इसका मतलब कि GW बेसिक ने हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर में सेव कर लिया। लोड करने के लिए क्या करना था? F3 या टाइप कर दें लोड। मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, लोड। आगे देखें उसने खुद इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए कोड्स। स्टार्ट करते हैं लोड। अब हम फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम क्या था? सम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। ठीक है, ओके मैसेज आ गया। फिर इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, अभी भी कोई एरर, आराम से फाइल लोड भी हो गई। अब क्या करना है, हमने इसको रन करना है। रन करने के लिए शॉर्टकट की थी F2 या आप लिख लें RUN, रन। एंटर प्रेस करते हैं। लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, एंटर 2 नंबर्स। मैंने आपको बताया था जो आप इनपुट में लिखेंगे वो नीचे स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा रन होते हुए। एंटर 2 नंबर्स, मैं लिखता हूँ 1,2। अब एक कॉमा बेटा मुझे उसी तरह लिखना पड़ेगा जैसे मैंने ऊपर लिखा A,B, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी 2 आपको चाहिए थे इनपुट, यहाँ भी मैं 2 लिख रहा हूँ, 1,2। एंटर प्रेस कर दें। क्या आंसर आया? सम इज इक्वल टू 3। तो हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली GW बेसिक में, 2 नंबर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, ये तो हमने बड़ा आसानी से प्रोग्राम बना लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको देख कैसे सकते हैं कोड को दोबारा। फर्स्ट करें, मैं यहाँ कर देता हूँ CLS, मतलब स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब क्या आप कहेंगे सर ये हमारा प्रोग्राम ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया? नहीं बेटा, ख़त्म नहीं हुआ। आपने क्योंकि सेव कर लिया था, अब ये आपकी मेमोरी में सेव रहेगा जब तक आप इसको खुद ना जाके डिलीट कर दें। अब आप कहते हैं सर मुझे अभी जो मैंने कोड लिखा था प्रोग्राम का वो दोबारा दिखाएं कि क्या लिखा था आपने। मैं कहता हूँ आप वीडियो रिवाइंड कर लें, ये भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मैंने आपको बताना है कि F1 का क्या फंक्शन है, इस बेसिक में लिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो रिवाइंड ना करें, मैं आपको बता देता हूँ। F1 प्रेस करें या लिस्ट लिख लें। F1 प्रेस किया, लिस्ट लिखा हुआ आ गया, ये भी एक कमांड है। एंटर प्रेस कर दें। अब सॉरी, ये देखें ये आपके पास प्रोग्राम आ गया लिस्ट की फॉर्म में। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो भी चीज़ इसमें चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, व्यू तो हो ही रहा है। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ बेटा, पहले मैं आपको रन करके दिखा दूँ, देखिए उसी तरह रन होगा ये F2 से 1, चलिए हम चेंज करते हैं वैल्यूज़, 1,4, 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको CLS करते हैं, दोबारा लिस्ट निकालता हूँ। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए बेटा मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ आपको सिंटेक्स एरर दिखाने के लिए। इनपुट के स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, आई पुट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, या आपको समझाने के लिए सिर्फ। उसके बाद अच्छा एक और बात, जब भी बेटा आप लाइन में चेंज करते हैं GW बेसिक में, तो आपको लाइन के उस लाइन जिसमें आप चेंज कर रहे हैं उस लाइन के एंड में जाके आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है लाजमी, वरना उस लाइन में चेंज नहीं आता। मैं आपको अभी इसकी मिसाल देता हूँ। अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा, देखिए मैंने कोई एंटर प्रेस नहीं किया, मैंने सिर्फ एंड पे जाके जहाँ ओके के बाद मैंने यहाँ लिख दिया अब F2। ठीक है, क्या है इसमें, अभी आपको मैंने बताया था क्योंकि मैंने बीच में एंटर प्रेस कर दिया था तो इसलिए वो सिंटेक्स एरर आ गया। अगर एंटर प्रेस मैं ना करता तो वो लाइन में चेंज ना होता, लाइन में चेंज कर दिया उसने। ठीक है, एंटर प्रेस मुझसे हो गया था गलती से, इसलिए वो सिंटेक्स एरर आ गया। अब आपने देख लिया कि आपके पास सिंटेक्स एरर किस तरह आता है। ठीक है, उसके बाद हम अब इस सिंटेक्स एरर को ठीक भी करते हैं। दोबारा निकालें F1। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इनपुट एंटर 2 नंबर्स, एक ये सारी उसी तरह आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब आप कहेंगे सर आपने आई पुट किया था वो क्यों नहीं आया बेटा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, वो जो पहले वाला मैंने चेंज किया था n, वो उस वक्त मेमोरी में सिर्फ टेम्प्रेरी आया था, इसलिए उससे जब मैंने रन किया तो उसने सिंटेक्स एरर दे दिया। लिस्ट में क्योंकि हमने एंटर प्रेस नहीं किया था इसलिए उसने सेव नहीं किया उसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा गलती कर रहा हूँ और एंड पे जाके मैं एंटर, अब मैं वाकई एंटर प्रेस कर रहा हूँ, पहले भी मुझसे गलती से हो गया था, अब मैं वाकई कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए एंटर प्रेस किया, अब देखिएगा लिस्ट में भी ये चेंज हो जाएगा, पहले सिर्फ टेम्प्रेरीली वो चेंज हुआ था। CLS कर देते हैं F1, देखिएगा, देखें अब देखें लाइन नंबर 10 में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ दिखा भी रहता हूँ। ये देखें लाइन नंबर 10 में आपके पास इस वक्त आई के बाद n नहीं लिखा हुआ है, मैंने डिलीट कर दिया था। पहले क्यों आ गया था, या तो मुझसे एंटर की प्रेस हो गई होगी या फिर टेम्प्रेरी मेमोरी में रैम में उसने उस वक्त उसको स्टोर कर लिया था और फ़ौरन रन क्योंकि मैंने करवा दिया था इसलिए उसने उसी वक्त उसको सिंटेक्स एरर दे दिया। अब मैं दोबारा रन करवाता हूँ इसको, मैं प्रेस करता हूँ F2।
देखें सिंटैक्स एरर पूरा बताया है उसने। सिंटैक्स एरर कहाँ आया है, ये आपको याद होगा, सिंटैक्स एरर मैंने पढ़ाई थी चैप्टर 1 में। सिंटैक्स एरर इन 10 का मतलब लाइन नंबर 10। क्या एरर है, उसने लाइन भी पूरी बता दी है। आई उसने बता दी यहीं इसको चेंज कर लो। मैं इधर इसको चेंज करता हूँ और आखिर में एंटर प्रेस करूँगा। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब इनपुट, और आखिर में जाके मैं क्या करूँगा बेटा, इस लाइन के एंड में जाके एंटर ज़रूर प्रेस कर दूँगा, वरना ये लाइन चेंज नहीं होगी। अब पता करना है हमने कैसे चेंज हो रही है। CLS स्क्रीन को क्लियर कर दिया करें पहले, एंटर। अब मैं करता हूँ लिस्ट F1 से, ये देखिए अब सही हो गया, इनपुट एंटर 2 नंबर्स A, B। ये तो हमारे हो गए बेटा सिंटैक्स एरर। ये हमें किसने बताए थे, खुद उस लैंग्वेज ने बता दी, कंप्यूटर ने बता दिया। अब हम एक लॉजिकल एरर कर रहा हूँ मैं जानबूझ के। मैं सम इज इक्वल टू A प्लस B में लिख रहा हूँ, सम इज इक्वल टू A माइनस B, ठीक है। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया समझाने के लिए। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि लाइन में चेंज हो जाए, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम करते हैं रन, एंटर 2 नंबर्स, हम कहते हैं 1, 3, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए वैसे, अब देखते हैं क्या आंसर आता है, कोई एरर देता है वो कि नहीं। आंसर तो वैसे आना चाहिए, अगर इस वक्त देखें हम 1 - 3 इज इक्वल टू -2 आंसर आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। आंसर देखिए बेटा बिल्कुल सही आया है, लेकिन लॉजिक हमारी गलत है। या तो हम क्या करें, इस सम की जगह मैं लिख दूं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, यहाँ भी फिर आंसर में मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी फिर आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। हमारा आंसर बिल्कुल देखें A माइनस, इस वैल्यूज़ के लिहाज से, इस ऑपरेटर के लिहाज से आंसर सही आया है, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। लेकिन जो हमने ऊपर लिखा है सम, ये गलत है। तो ये क्या, कौन सा एरर हुआ, लॉजिकल, हमारी लॉजिक की गलती है। हमें लिखना चाहिए था यहाँ सम इज इक्वल टू A प्लस B या फिर सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू A माइनस B। तो देखिए उसने बेसिक ने या कंप्यूटर ने आपको लॉजिकल एरर नहीं दिया। मैंने आपको बताया था ये मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट है, ठीक है। ये हमारे 2 एरर्स हो गए। रन टाइम एरर बेटा जब किसी प्रोग्राम में आएगा तब दिखाऊंगा, अब खुद से रन टाइम एरर वैसे बहुत कम आता है, तब आता है जब कोई इन्फिनिट लूप लग जाए, ठीक है। वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, चैप्टर 3 है वो, हम वो भी देखेंगे रन टाइम एरर कब आता है, ठीक है, जब प्रोग्राम रन ही नहीं होता। ठीक हो गया। अब हमने ये 2 एरर्स भी देख लिए, आपको मैंने बता भी दिया। क्रिएट करना भी मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ मैंने आपको सेव और इसके लोड भी करना बता दिया, एग्जीक्यूट करना भी, सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। एक्सटेंशन मैं आपको बता दी थी, इसकी होती है .bas, ठीक है। उसके बाद हमारी मेरे ख्याल है तमाम चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि हम एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कॉलन से लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ 10, इसमें मैं लिख रहा हूँ इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, इसको मैं लिखता हूँ कॉलन डालते हैं A, ठीक है। अब सॉरी सेमी कॉलन डालते हैं A, उसके बाद अब मैं इसी लाइन में डालूँगा कॉलन और मैं लिखूँगा इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ सेमी कॉलन B, ठीक है। लाइन नंबर 20 में अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू A, याद होगा आपको साइन हमने पढ़ा था, स्टेरिक साइन डलता है इसमें, ठीक है। A स्टेरिक, B एंटर 30 में हम लिख देते हैं प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा वही मल्टीप्लिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे, वरना ये एरर आ जाएगा, ठीक है। वो रन नहीं करेगा सही प्रोग्राम। मल्टीप्लिकेशन सेम स्पेलिंग होने चाहिए दोनों तरफ। लाइन नंबर 40 में एंड वैसे ना भी लिखें तो प्रोग्राम चल जाता है, ये भी हमने आगे जाके पढ़ना है, हम एंड नहीं लिखते फ़िलहाल। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर सेकंड नंबर 4,
आंसर क्या है बेटा, 2 4 जार 8, 2 × 4 = 8, तो हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन = 8। इससे हमने क्या देखा कि आप एक लाइन में अगर 2 स्टेटमेंट्स लिख दें तब भी आपका प्रोग्राम उसी तरह चलता है, लेकिन बीच में साइन कौन सा होना चाहिए, कॉलन का। ठीक है, ये भी हमने बात देख ली। ठीक हो गया, आज का लेक्चर हम फिर इधर ही कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम से काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई अभी फ़िलहाल आप इनको बस रिवाइंड करके बार बार देख लीजिएगा या कोशिश करें समझने की जो बुक में उसने बातें की हैं। ठीक है, हम आगे जाके बहुत से प्रोग्राम्स करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।